तो बेटा 1000 साल तक तो जो कंस्टेंटिनोपल था वो किसकी कंट्रोल में था? क्रिश्चियन के कंट्रोल में था। पर अब टाइम बदल गया था। अब कंस्टेंटिनोपल को सीज, कंट्रोल, कैप्चर, एनेक्स किसने कर लिया था? सीज, कंट्रोल, कैप्चर, एनेक्स किसने कर लिया था? टर्की ने। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर रूल इस्लाम का होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स थे, जो स्कॉलर्स थे, वो भागे कहाँ की तरफ भागे? यूरोप की तरफ। ठीक है, कि भाई चलो अब हमें यहाँ से तो जाना पड़ेगा क्योंकि यूरोप में क्रिश्चियनिटी है, तो वो यूरोप की तरफ भागे, यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ भागे। ठीक है, तो ये अपने साथ क्या क्या ले गए? रेयर एंड प्राइजलेस मैन्यूस्क्रिप्ट। जब ये यूरोप के डिफरेंट पार्ट की तरफ भाग रहे थे तो ये अपने साथ मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर जा रहे थे। उस सिनारियो को सोचो, मैं बहुत बढ़िया स्कॉलर हूँ, राइटर हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो इन्वेजन हुआ है, अब मेरा जो कंट्रोलर है वो इस्लामिक होगा, तो मैं वहाँ से भाग रही हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँगी बेटा, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ यूरोप के डिफरेंट पार्ट में। अब मैं भाग रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने साथ बहुत सारी रेयर और प्राइसलेस जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो बहुमूल्य मनुस्मृति है, मैं उनको लेकर के चलती हूँ। ठीक है, तो ये भागे यूरोप के डिफरेंट पार्ट की तरफ और इन्हें स्पेशली वेलकम किया। कहाँ वेलकम इन्हें ज़्यादा किया गया, कहाँ पर स्पेशली इनका वेलकम था? वो था इटली में। क्यों? क्योंकि इटली में बहुत ही फेमस मैन रहते थे, बहुत बड़े स्कॉलर रहते थे, जैसे कि दांते, पेट्रियार्क, बोकाशियो। तो ये लोग ऐसे थे जिनको मैन्यूस्क्रिप्ट की, जिन्हें स्कॉलर्स की वैल्यू पता थी, तो इन लोगों ने इटली में इनका वेलकम किया। जो ग्रीक स्कॉलर थे जो कंस्टेंटिनोपल से आए, द ग्रीक स्कॉलर्स हु केम फ्रॉम कंस्टेंटिनोपल, उन्होंने एनकरेज किया क्लासिक ग्रीक स्टडीज़ को और वहाँ पर स्कूल खोले। कहाँ पर? फ्लोरेंस, इटली में। फिर से ध्यान से सुनो, जो ग्रीक स्कॉलर थे जो कंस्टेंटिनोपल से आए थे, उन्होंने इटली में जाकर ग्रीक स्टडीज़ को और ज़्यादा एनकरेज किया, वहाँ स्कूल खोले। कहाँ पर? फ्लोरेंस कहाँ पर? इटली में। हंड्रेड्स ऑफ क्लासिकल राइटिंग विच वर अननोन फॉर सेंचुरीज, बहुत सारे क्लासिकल राइटिंग्स बेटा जो सेंचुरीज तक अननोन रही, उन्हें पढ़ा गया बहुत इंटरेस्ट के साथ। कहाँ पर? इटली में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में। बेटा क्लासिक राइटिंग थी कंस्टेंटिनोपल में, बहुत ज़्यादा लोग इनके बारे में जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, पर अब ये इटली पहुँची हैं, इटली में लोग इनको इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में गई, वहाँ पर भी लोगों ने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा। अब हम देखेंगे कि भाई कैसे डिक्लाइन होता है इस सामंतवाद का। ये जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था, ये जो क्रूअल सिस्टम था जो इतने सालों तक चला, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ? तो बेटा जो फ्यूडल सिस्टम होता था उसमें बड़े बड़े स्टेट्स को ओन करते थे कौन? लैंडलॉर्ड्स, जागीरदार, ज़मींदार। ठीक है, और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे इनका एक ही काम होता था, शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना। वो किसको? किसानों को। बेटा क्योंकि उस टाइम में टेस्को, विप्रो जैसी बड़े बड़े कंपनीज होती ही नहीं थी, तो जो मेजर सोर्स हुआ करता था किसी भी किंग की इनकम का, वो हुआ करता था रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। तो वहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू ड्राइव करने की कोशिश की जाती थी, जिसके बहुत बड़ा बड़ा टैक्स लगा दिया जाता था किसानों के ऊपर। तो ये किसान जो थे बहुत परेशान थे, इनका बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो जो फ्यूडल सिस्टम था वो किस चीज़ के अपोज में काम कर रहा था? इनडायरेक्टली। देखो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं हम, डायरेक्टली कभी फ्यूडल लॉर्ड्स ने नहीं कहा कि आप पेंटिंग मत बनाओ, आप म्यूज़िक मत बनाओ, आप डांस नहीं करो। पर क्योंकि किसानों की कंडीशन, मैक्सिमम लोग फार्मर्स हैं और वो मैक्सिमम अंडर प्रेशर ही काम कर रहे हैं, यार कि हमें टैक्स देना है, तो वो अपनी फील्ड में काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो जो फ्यूडल सिस्टम है वो अपोज करता था किसको? प्रोग्रेस को। बेटा इनडायरेक्टली, हाँ, प्रोग्रेस को, सोशल मोबिलिटी को। ये इनइक्वालिटी पे बेस्ड था, जहाँ पर लोगों के पास कोई राइट नहीं थे, कोई बेसिक फ्रीडम नहीं था। तो जैसे जैसे फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होता है 13 और 14 सेंचुरी में, तो यहाँ पर लोग सोचना चालू करते हैं, ठीक है, कि भाई हम भी ये कर सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं। और इससे हम देखते हैं बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स होते हैं आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में और फिलॉसफी में। तो डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कला, जिसमें पेंटिंग, म्यूजिक, डांस आ जाएगा। लिटरेचर मतलब राइटिंग, साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंस वाली सोच लोगों के मन में आ जाएगी। और बहुत सारे दार्शनिक बोले तो फिलोसफर आएंगे, नई नई फिलोसफीज निकल के आएंगी। बेटा अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट
ऑन साइंस, क्या पढ़ने वाले हैं, इम्पैक्ट ऑन साइंस, कि भाई विज्ञान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो रेनेसां पीरियड था बेटा, उसने प्रमोट किया किसको, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। भाई आप सोचो, समझो, जानने की कोशिश करो, और इस वजह से जो यूरोपियंस थे वो इनेबल हुए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए टुवर्ड्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कि भैया हमें विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, और उसके लिए उन्होंने स्टेप लेना चालू कर दिए। और ये सब किसकी वजह से हुआ, रेनेसां की वजह से हुआ, क्योंकि रेनेसां ने स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को प्रमोट किया। बेटा अब हम कोपरनिकस को पढ़ेंगे। तो जो कोपरनिकस थे, इन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी की और हमें ये बताया कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। और कोपरनिकस ने ये भी बताया कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन को बताने वाले थे कोपरनिकस। इन्होंने स्टडी की थी किसकी, सेलेस्टियल बॉडीज़ की, याद रखना बेटा। फिर आए हमारे गैलीलियो भैया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से स्टडी की मूवमेंट की, किसके मूवमेंट्स की बेटा, हेवनली बॉडीज़ की, ठीक है। जो गैलीलियो थे, इन्होंने टेलीस्कोप से स्टडी की कि भाई जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो कैसे मूव कर रही हैं, और प्रूव किया किसको, कोपरनिकस की थ्योरी को, जिसको हम कहते हैं कोपरनिकन थ्योरी। कोपरनिकन थ्योरी को प्रूव करने का काम गैलीलियो ने किया, किसके थ्रू, अपने टेलीस्कोप के थ्रू। मतलब कोपरनिकन थ्योरी को वैलिडेशन देने वाले कौन थे, गैलीलियो। ये हैं गैलीलियो और ये उनका टेलीस्कोप। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ रेनेसां। रेनेसां के प्रभाव को अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस थी, ठीक है, वो क्या क्या थी। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब समझते हो ना, आफ्टर माथ, आफ्टर रिजल्ट। तो रेनेसां ने एक डीप इम्प्रिंट क्रिएट किया ह्यूमन लाइफ की हर एस्पेक्ट पर, ठीक है, भले वो म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, थिंकिंग हो, ठीक है। चले, तो Renaissance left its impression on every aspect of life. हमारे जीवन से जुड़ा हुआ जो भी कुछ था, ठीक है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा किसने, रेनेसां ने। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। सबसे पहले किसको, रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। तो जो फोरमोस्ट फार रीचिंग इफेक्ट था रेनेसां का, वो था कि यहाँ पर लोगों के अंदर करेज आ गया था, साहस आ गया था, कि वो चैलेंज करने लगे थे एज ओल्ड प्रिंसिपल्स को। किसको बेटा, एज ओल्ड प्रिंसिपल्स को। तो एक फॉरमोस्ट फार रीचिंग इफेक्ट था रेनेसां का, वो था कि यहाँ पर लोग इतने साहसी हो गए थे कि वो ओल्ड एज प्रिंसिपल्स को चैलेंज करने लग गए थे। अब बेटा जब साइंटिफिक डिस्कवरी होने लग गई, कोपरनिकस ने ये बता दिया कि अर्थ रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, तो जब इतनी सारी चीज़ें सामने आने लगी, ह्यूमनिज्म पे ज़्यादा फोकस होने लगा, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यू डेवलपमेंट्स हुए। लोगों ने डिसरिगार्ड किया बहुत सारे प्रिंसिपल्स को जो बहुत टाइम पहले एस्टेब्लिश हो चुके थे, ठीक है, जिन्हें सेंचुरीज अगो एक्सेप्ट किया जा चुका था। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स को डिसरिगार्ड करना चालू कर दिया लोगों ने, ठीक है। लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया। इस पीरियड में हम लोग देखते हैं कि अब लोगों की अर्ज थी कि वो उस चीज़ को भी जाने जो अननोन है, ठीक है। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय अर्ज टू नो द अननोन। भाई अब लोग सोच रहे हैं हमें वो भी जानना है जो हम नहीं जानते हैं, बाय क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करके, चीज़ों को ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके। मतलब अब तुम लोग बेटा, मार्टिन लूथर एक जर्मन मंक थे, ठीक है, खुद चर्च में रहने वाले एक जर्मन मंक ने क्वेश्चन करना चालू कर दिया, वो भी पब्लिकली। किस पे, चर्च की टीचिंग्स पे, प्रैक्टिसेस पे। जो जर्मन मंक थे मार्टिन लूथर, उनका मानना था भाई हम तो जीसस क्राइस्ट की लाइफ से बिल्कुल अलग ही जा रहे हैं ना। जीसस क्राइस्ट तो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे कि भाई हम एक्यूमुलेशन करें वेल्थ का। चर्च के पास कितनी कितनी वेल्थ इकट्ठी हो रही थी, जो पादरी वगैरह थे कितनी लेविश लाइफ जी रहे थे फादर, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है।
और यहीं से हमने देखा कि चर्च का जो डोमिनेशन था, जो सुप्रीमेसी थी, उसका एंड होता था। और एंड करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल किसको मान सकते हैं? मार्टिन लूथर और इनके सपोर्टर्स को। और यहीं मार्टिन लूथर एक नई ब्रांच बनाएंगे क्रिश्चियनिटी की, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी। और अल्टीमेटली क्या होता है? रिफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर। बेटा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हम किनको कहते हैं? जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब लोकल लैंग्वेजेस में भी साहित्य लिखा जाने लगा, लिटरेचर लिखा जाने लगा। रेनेसां ने बहुत हेल्प किया वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को ग्रो करने में। जो लैंग्वेजेस थी यूरोप की, उन्होंने प्रोग्रेस किया, जैसे जर्मन लैंग्वेज है, इटली की इटालियन लैंग्वेज है, पोर्तुगीज़ की लैंग्वेज है, डच है, फ्रेंच है, इन सब ने बहुत ग्रो किया किस टाइम में? रेनेसां पीरियड में। और जो रीजनल डायलेक्ट थे वो बहुत पॉपुलर हुए हर तरफ। जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी उन्होंने लैटिन को रिप्लेस कर दिया, और ये बहुत अच्छा हुआ बेटा। अगर सिर्फ संस्कृत में ही हमारे इंडिया का साहित्य रहता तो हम कॉमन पीपल उसको रीड ही नहीं कर पाते। जब वो तमिल तेलुगु में ट्रांसलेट हो गया, उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया वो। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस होने लगे, जिससे लोग डिस्टेंट लैंड तक पहुंचने लगे। बेटा नदी को क्रॉस आप एक नाव से कर सकते हो, पर जब आपको ओशन को क्रॉस करना होता है तो शिप्स की रिक्वायरमेंट आती है। जिस वजह से हमने देखा कि जब बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, शिप बनने लगी, तो एक्सपांशन हुआ ट्रेड का, कॉमर्स का। एक बुरी बात भी हुई कि कॉलोनीज़ बनने लग गई। हमारे इंडिया के ऊपर 200-250 साल ब्रिटिशर्स रूल कर गए। तो कॉलोनाइजेशन को हम थोड़ा सा नेगेटिव वे में देखते हैं, जबकि ट्रेड कॉमर्स दोनों बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है, फिर मिडिल क्लास का राइज होता है, ये भी बहुत बढ़िया है। क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड होता है फार एंड वाइड। ठीक है, तो जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस की वजह से ट्रेड का एक्सपांशन होता है, कॉमर्स बढ़ता है, कॉलोनाइजेशन होता है, मिडिल क्लास का राइज होता है और क्रिश्चियनिटी फैलती है। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिज्म। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस आफ्टर माथ ये भी था रेनेसां पीरियड का, कि यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया ह्यूमैनिज्म पे। पहले जो लोग होते थे वो अपने आप को सबॉर्डिनेट की तरह मानते थे कि भाई हम भगवान के या रिलीजियस ऑर्डर के सबॉर्डिनेट की तरह हैं, हमें अपनी इच्छाओं का दमन करना है, उन्हें दबाते रहना है, और हमें धर्म के अनुसार चलना है, धर्म जो कहे उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो पहले जो भी काम होता था उसमें सेंटर में भगवान को रखा जाता था, रिलीजन को रखा जाता था। ठीक है, अर्लियर पीपल सबॉर्डिनेटेड देमसेल्फ टू द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस ऑर्डर। जैसा धर्म कहेगा वैसा हम करेंगे। ठीक है, जिस भी धर्म से वो बिलोंग करते हो, भले वो इस्लाम से बिलोंग करते हो, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते होंगे, तो वो उसकी स्प्रेड के लिए उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते थे। पर अब वो अपने आप को इंडिविजुअल्स की तरह देख रहे हैं कि नहीं भाई, मैं सिर्फ धर्म के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अपने विकास के लिए पैदा हूँ, अपने डेवलपमेंट के लिए इस धरा पे, इस ज़मीन पे आया हूँ, और मेरा जहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा मेरा रिलीजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब बेटा इस टाइम में एक बहुत बड़ा चेंज है, यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लोगों ने बिलीव करना चालू कर दिया कि मेंस एबिलिटी इज़ सुप्रीम। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो अपने लिए खुशियाँ ढूंढ सकता है, अपने आप को फ्री करा सकता है बिना धर्म की मदद से। ठीक है, जो रेनेसां था उसने ग्लोरीफाई किया किसको? इंडिविजुअल की वर्थ को, इंडिविजुअल की डिग्निटी को, कि भाई धर्म से ऊपर मैं हूँ, मेरी डिग्निटी है, मेरी वर्थ है। जहाँ मेरी वर्थ होगी, मेरी डिग्निटी होगी, तो वैसे बात है जिस धर्म को मैं बिलोंग करूँगा वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो मतलब अब यहाँ पर लोग धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे, अपने लिए इतना कुछ अच्छा कर रहे थे कि भाई हम सब जब अच्छे हो जाएंगे तो हमारा धर्म अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जो आर्ट और जो लिटरेचर था इस टाइम का, वो भी रिफ्लेक्ट करता है ऑर्डिनरी पीपल के एस्पिरेशंस को। इसके पहले जितना भी आर्ट था, लिटरेचर का था, वो सेंटर में गॉड को रखकर बनाया गया था। पर अब इस टाइम में रेनेसां पीरियड में जितना भी आर्ट लिटरेचर बना, उसमें हमने देखा कि सेंटर में ह्यूमन होता था। ठीक है, उसकी एस्पिरेशंस होती थी। नेक्स्ट, राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट। अब एक नए कंसेप्ट के ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ बेटा, नेशन स्टेट। जो फीलिंग थी नेशनलिटी की और जो नेशनलिज्म की प्रोग्रेस थी, वो भी इस टाइम में हमने देखी। बहुत ज़्यादा लोग अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति अट्रैक्ट हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे जो लोग थे वो चाहते थे कि भाई हमें अपना अपना नेशन स्टेट मिले। लोगों की वेल्थ इंक्रीज़ होने लगी।
ठीक है। बहुत सारे जो यूरोपियन मोनार्क्स थे उन्होंने अपने स्टेट को कन्वर्ट करने की कोशिश की किस में, नेशन स्टेट में। ठीक है। जो नेशन स्टेट्स हुआ करते थे बेटा वो स्मॉल स्टेट्स हुआ करते थे जहाँ पर लिबरल एनलाइटन रूलर्स होंगे जो अपने लोगों को फ्रीडम देंगे, भाई जैसे जो करना है वो करो। ठीक है। लोगों के कोऑपरेशन से काम होगा। पॉपुलैरिटी ऑफ एनलाइटेंड मोनार्क्स रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। और फिर हमने देखा कि बहुत पॉपुलर हुए एनलाइटेंड मोनार्क्स। अब एनलाइटेंड मोनार्क्स पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को उनके हिस्से की फ्रीडम, आज़ादी सब कुछ दी। उनके कॉपरेशन से जो काम हुआ वो देखने लायक था। और यहीं पर हम देखते हैं कि बहुत पॉपुलैरिटी मिली एनलाइटेंड मोनार्क्स को, जिसकी वजह से फ्यूडलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया या डिक्लाइन करने लग गया। बेटा अब हम देखेंगे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीनिंग। क्या मतलब होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? रेवोल्यूशन का मतलब तो क्या होता है? सडन स्विफ्ट चेंजेस, है ना, जो बदलाव हो रहे हैं, जो क्रांति हो रही है। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, तो औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पर एक ऐसा टाइम आएगा हमारी सोसाइटी, हमारी पॉलिटिकल लाइफ, हमारी इकोनॉमिक लाइफ सब ड्रास्टिकली चेंज होने लग जाएगी। और ऐसा हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद हुआ। ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है सडन स्विफ्ट चेंजेस, ऐसा चेंज जो आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटी, आपकी सोशल लाइफ को चेंज करके रख दे। सोसाइटी पे भी बहुत इम्पैक्ट है किसके? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। तो अब हम वो पढ़ेंगे बेटा। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सडन स्विफ्ट चेंजेस। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने देखा कि चेंजेस आए किस में? मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम में। पहले हम हाथों से चीज़ों को बनाते थे, अब हम मशीन से बनाने लग गए, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है चेंजेस आना। किस में चेंजेस आना? मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम में चेंजेस आना। इंग्लैंड जो था बेटा वो प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर कंट्री था। ठीक है। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती थी, ऐसा नहीं था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो हम टिल डेट हमारी मैन पावर मैक्सिमम इंगेज है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। तो आज से अगर हम 200 साल 100 साल पहले की बात करें तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम एग्रीकल्चर पे बेस करते थे। बढ़ई जो कारपेंटर होता था वो अपना काम करता था, जो शू मेकर होता था वो अपना काम करता था। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो होती थी, ऐसे ही इंग्लैंड में भी मैन्युफैक्चरिंग तो होती थी, पर वर्कर्स अपने घरों से ही काम करते थे। बड़े बड़े आउटलेट्स नहीं होते थे, फैक्ट्रीज़ नहीं होती थी। ठीक है। मशीन्स बहुत नहीं होती थी, छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होते थे उसके थ्रू ही काम करते थे। तो इंग्लैंड में भी ऐसा ही था कि वो प्रीडोमिनेंटली एक एग्रीकल्चर कंट्री था। मैन्युफैक्चरिंग होती थी पर लिमिटेड थी और जो वर्कर्स होते थे उनके घरों में होती थी। ग्रेजुअली हमने देखा कि इंग्लैंड ट्रांसफॉर्म हुआ, इंग्लैंड इंडस्ट्रियल नेशन बन गया। और यहीं से हम देखते हैं, इसीलिए यहाँ पर शुरुआत होती है मशीन एज की। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका मैकेनाइजेशन हो जाता है, वो मशीन्स पर ज़्यादा फोकस करने लगती हैं। और इसी को क्या कहा बेटा? रिवोल्यूशन। इसकी शुरुआत तो इंग्लैंड में होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में होती है 1750s में। 1750, 51, 52, 53, 54, 50s मतलब वो 50 से 60 तक हम आप किसी भी ईयर को उठा सकते हो। तो 1750s में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। और हम देखते हैं लेस देन 100 ईयर, 100 साल से भी कम में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं ह्यूमन लाइफ पर। अब ह्यूमन की जो मेजर लाइफ होती है उसको आप कैसे देख सकते हो बेटा कि भाई उसके आसपास सोसाइटी है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके आसपास पॉलिटी है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में हर तरफ हमने चेंजेस देखे, जिससे हम कह रहे हैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब जो ह्यूमन था उसके आसपास ड्रास्टिक चेंजेस आने लग गए। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में सब कुछ जुड़ा हुआ है बेटा, है ना। और ये कहाँ पर हुआ? यूरोप में हुआ। शुरुआत इंग्लैंड में होती है पर ये इंग्लैंड तक लिमिटेड नहीं रहता। इंग्लैंड के बाद स्पेन है, पोर्चुगल है, फ्रेंच है, डच है, यहाँ सब जगह चेंजेस हमने देखे हैं। इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत होती है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है हैंडमेड गुड्स से मशीन मेड गुड्स की तरफ। ठीक है। और हमारी लाइफ मतलब जो उस टाइम जो लोग रह रहे होते हैं उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और फिर ये यूरोप से पूरे वर्ल्ड की तरफ भी जाता है। क्लियर है। शुरुआत इंग्लैंड में हुई पर धीरे 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 100 साल से भी कम में हमने रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखे इन ऑल वॉक ऑफ ह्यूमन लाइफ। और फिर हमने देखा कि यूरोप में चेंजेस आए, फिर पूरी दुनिया में चेंजेस आए।
बेटा अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन। कि भैया ये जो औद्योगिक क्रांति आई ये ब्रिटेन में ही क्यों आई, और कहीं भी शुरू हो सकती थी पर ब्रिटेन से इसकी शुरुआत क्यों होती है। बेटा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सपोज इफ आई एम गोइंग टू मेक योर पेपर, आई विल इंक्लूड दिस इन एग्जामिनेशन, सो रीड इट केयरफुली। बहुत सारे रीजंस रहे इसके पीछे कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही या ब्रिटेन में ही क्यों आया। ठीक है, बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग की मेथड है इसमें जो चेंजेस आए वो ब्रिटेन में ही क्यों आए। तो पहला रीज़न हम पढ़ेंगे, अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं। सेवरल रीजंस दैट चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट टुक प्लेस इन इंग्लैंड। बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे कि प्रोडक्शन की मेथड में जो बदलाव आए पहली बार ब्रिटेन में ही क्यों आए। पहला, ब्रिटिश एक्सपांशन हैड ओपनड अप फॉरेन मार्केट्स। देखो ब्रिटेन ने कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट कर दी थी, है ना। इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए तो था ही नहीं उस टाइम, अमेरिका की 13 कॉलोनीज, ऐसे करके बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था किसने, ब्रिटेन ने। हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी, कनाडा ब्रिटेन की कॉलोनी, साउथ अफ्रीका ब्रिटेन की कॉलोनी, बहुत सारे अफ्रीकन नेशन भी थे ब्रिटेन की कॉलोनी। तो ब्रिटेन ने जो अपना एक्सपांशन किया था उसकी वजह से उसे फॉरेन मार्केट्स मिल गए थे, ठीक है, जो बिल्कुल रेडी थे टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर गुड्स। देखो इंग्लैंड ने अपनी पॉलिसीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि वो जिस भी कंट्री में जाता था वहाँ एग्रीकल्चर को प्रमोट करता था और इंडस्ट्रीज़ को नहीं। ठीक है, जब इंडस्ट्रीज़ वहाँ होंगी ही नहीं तो वहाँ पर रेडीमेड गुड्स कहाँ से आएगा, वो भेजने वाला ब्रिटेन ही होगा। तो जो ब्रिटेन का एक्सपांशन था वो ब्रिटेन के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ, जिस वजह से ब्रिटेन गुड्स का प्रोडक्शन करता रहा और मार्केट्स में सेल आउट करता रहा। हम इंडिया उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट थे, साउथ अफ्रीका उसके लिए बड़ा मार्केट था, इवन अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी वो उसके लिए बड़ा मार्केट थी। सेकेंड, जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उन्हें देश छोड़ने को मजबूर किया जा रहा था। तो इस वजह से बहुत सारे जो प्रोटेस्टेंट आर्टिशंस थे, कहाँ के, फ्रांस के, स्पेन के, वो रहने लग गए और काम करने लग गए कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, जब धर्म के नाम पे लोग आपकी कंट्री से जाने लगे तो इसको बोलते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन। तो जब रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था तो बहुत सारे जो प्रोटेस्टेंट आर्टिशंस थे, कहाँ के, फ्रांस के, स्पेन के, वो ब्रिटेन आ गए, वहाँ पर काम करने लगे। दे वर मैन ऑफ एंटरप्राइज, और ये जितने भी लोग इधर उधर से कहाँ आ रहे थे, इंग्लैंड में आ रहे थे, सब अपना अपना बिजनेस ओपन अप कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें प्रोटेक्शन दी, एनकरेजमेंट दिया। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इसीलिए इन्हें एनकरेजमेंट या प्रोटेक्शन नहीं दी कि भाई ये लोग एंटरप्राइज ओपन करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, पर इसीलिए दी क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री था जो प्रोटेस्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता था। अगर आप आयरलैंड के केस को पढ़ेंगे ना तो आयरलैंड में भी इन्होंने बहुत एनार्की मचवाई इसके नाम पे, किसके नाम पे, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के नाम पर, कि भाई पूरे आयरलैंड में सिर्फ कौन रहने चाहिए, प्रोटेस्टेंट रहने चाहिए, वहाँ पर कैथोलिक नहीं होने चाहिए। तो फ्रांस और स्पेन में रहने वाले जो प्रोटेस्टेंट थे, जिनको कैथोलिक्स ने मार मार के भगाया या उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया कि वो भागने पर मजबूर हो गए, तो उनको शरण देने का काम किसने किया, ब्रिटेन ने किया। क्योंकि ब्रिटेन किस ब्रांच को मानता है क्रिश्चियनिटी की, प्रोटेस्टेंट ब्रांच को मानता है। तो उसने पूरा प्रोटेक्शन और एनकरेजमेंट दिया किसको, फ्रांस और स्पेन से आए हुए वर्कर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। इनके जो टेक्निकल स्किल्स थे और जो हार्ड वर्क था वो बहुत हेल्पफुल हुआ इंडस्ट्रियलाइजिंग इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है उन लोगों का जो फ्रांस से, स्पेन से आए, अपने साथ टेक्निकल स्किल लाए, मेहनती ये लोग थे। इन्होंने इंग्लैंड को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ इंडस्ट्रियल नेशन। समझ में आ गया बेटा। दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो थी आयरन एंड कोल। दोनों भर भर के भरे हुए थे ब्रिटेन में। स्किल आ गया, कुछ स्किल इंग्लैंड में था, कुछ स्किल बाहर से आ गया, कुछ हार्ड वर्किंग लोग इंग्लैंड में थे, कुछ बाहर से आ गए। तो ये एक डिमांड तो पूरी हो गई। अब इसके बाद चाहिए हमें कोल और आयरन। तो कोल और आयरन एम्पल क्वांटिटीज़ में अवेलेबल था ब्रिटेन में। दूसरी बात अगर हम करें
तो इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, ये भी ब्रिटेन के लोगों को बहुत अच्छे से आता था। तो जो कोल और आयरन थे, ये जो दो मटेरियल थे, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी थे मशीनरी के लिए। कोई भी मशीन आपको बनाना है तो आयरन का यूज़ होगा ही होगा। आयरन और से आयरन बनाने के लिए कोल का यूज़ होगा ही होगा। तो इन दोनों चीज़ की इम्पोर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। सपोज इफ वी वांट टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया, तो टू बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ कोल एंड आयरन। आज तो आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी आयरन को मेल्ट कर सकते हो, आयरन के ऊपर काम कर सकते हो, पर उस टाइम में कोल एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो कोल और आयरन दोनों ही इंग्लैंड में भर भर कर हैं। कोल फील्ड्स और जो डिपॉजिट्स है आयरन के, वो कहाँ पर हैं? इंग्लैंड के नॉर्थ में, जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया इंग्लैंड को एक इंडस्ट्रियल नेशन बनाने में। इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया, उसमें बेसिक रोल रहा है दो चीज़ों का, एक है कोल, दूसरा आयरन। और इंग्लैंड के नॉर्थ में दोनों ही चीज़ों के डिपॉजिट बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल हैं। अब चलो, आपके पास टेक्निकल स्किल आ गया, हार्ड वर्कर्स भी आ गए, कोल भी मिल गया, आयरन भी मिल गया। अब तीसरी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ की कि वर्कर्स कहाँ से आएंगे। वो वर्कर्स जो नॉलेजेबल नहीं भी है, जिसमें स्किल नहीं भी है, सामान इधर से उधर उठाकर रखने वाले वर्कर्स की रिक्वायरमेंट भी थी। तो वो कहाँ से आएगा बेटा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किए, जिन एक्ट के थ्रू एनकरेजमेंट मिला बिग लैंडलॉर्ड्स को, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार वगैरह थे, उनको एनकरेजमेंट मिला किसके थ्रू? ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसे एक्ट बनाए जिसमें उन्होंने ज़मींदार से कहा कि आप कंसोलिडेट कर लो लैंड होल्डिंग्स को, जो छोटी छोटी ज़मीनें हैं उनको मिलाकर एक बड़ा प्लॉट तैयार करो, बड़ी लैंड होल्डिंग तैयार करो। तो जो स्मॉल फार्मर्स थे, जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें थीं, उन्हें मजबूरी में अपनी ज़मीनों को बेचना पड़ा। जब उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें बेच दी, तो वो क्या बन गए बेटा? लैंडलेस लेबरर्स बन गए। अब बेचारे बिना ज़मीन के क्या करते? तो वो क्या बन गए? लैंडलेस लेबरर्स। थोड़ी थोड़ी ज़मीनें थी इनके पास, पर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक्ट पास किया, उसके थ्रू एनकरेजमेंट मिला कि उसको लैंडलॉर्ड्स को, उन्होंने छोटी छोटी ज़मीनों को मिलाकर बड़ी लैंड होल्डिंग तैयार कर दी। बेचारे छोटे किसान जो थे, वो अपनी ज़मीनों को बेच दिए तो उनके पास बची नहीं ज़मीन है, तो वो क्या बन गए? लैंडलेस लेबरर्स। लैंडलेस लेबर क्या करेगा? तो वर्कर की तरह, लेबरर्स की तरह काम करने लगा फैक्ट्रीज़ में। अब अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ तो ऑन उसको करना ही था, ज़मीन है नहीं, क्या करे? तो फैक्ट्रीज़ में काम करने चला गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंग्लैंड को +1 एडवांटेज और मिल गया कि यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल हो गई, जो फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उसके पास ज़मीनें तो थी नहीं ना, अपने बच्चों का भरण पोषण करना है तो काम तो चाहिए। तो इंग्लैंड में अवेलेबिलिटी थी किसकी? चीप लेबर्स की। ठीक है, तो जो न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स थे, उन्हें ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यार। वर्कर्स कहाँ से आएंगे, लेबर्स कहाँ से आएंगे? इसीलिए वो वहीं पर मिल गए, है ना। गांव से लोग आ गए, फटाफट काम करने लग गए, और इससे भी इंग्लैंड को इंडस्ट्रियलाइज होने में हेल्प मिली। फिर एक और बहुत बड़ी हेल्प मिली कि बेटा इंग्लैंड में स्टीम इंजन बन चुका था। ठीक है, इंग्लैंड में क्या बन चुका था बेटा? इस टाइम तक स्टीम इंजन बन चुका था। तो स्टीम इंजन का जैसे इन्वेंशन हुआ, तो हमने देखा रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन हुआ, जो भी बून की तरह साबित हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि भगवान हमें वरदान दे दे, तो एक वरदान इंग्लैंड को भी मिला, किसके रूप में? स्टीम इंजन के रूप में। स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को और ज़्यादा आगे लेके आया। क्यों? क्योंकि स्टीम इंजन के थ्रू रेलवे का एक्सपांशन हुआ, रेलवे से गुड को यहाँ से वहाँ इजीली कैरी आउट किया जा सकता था। तो अब इसी बात है, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इसने किसमें कंट्रीब्यूट किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अब गुड्स को, पीपल को कैरी किया जा सकता था, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ वेरी चीप प्राइस एंड एट मच फास्टर रेट। बहुत तेज़ी से आप लोगों को, आपके गुड्स को यहाँ से वहाँ भेज सकते थे, जल्दी जल्दी भेज सकते थे। तो स्टीम इंजन भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करता है। बेटा अब हम पढ़ेंगे मेजर इन्वेंशंस को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन इंडस्ट्री को। कॉटन इंडस्ट्री को ही क्यों पढ़ेंगे बेटा? क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री में बहुत मेजर, ड्रास्टिक, रैपिड चेंजेस हमने देखे। ठीक है, कॉटन गुड्स जो थे, उनके बनने के जो प्रोसेस थे, उसमें बहुत सारी मशीन
जल्दी जल्दी आई और इस तरीके से आई कि कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने ड्रास्टिक चेंजेस किए। जो एप्लीकेशन थी मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत ज़्यादा रैपिड थी। किसके केस में? कॉटन गुड्स के केस में। पहला जो इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट था वो था जॉन के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बनाई फ्लाइंग शटल, जिसको हम कह रहे हैं केस फ्लाइंग शटल। जॉन के एक व्यक्ति था जिसने बनाई फ्लाइंग शटल, जिसको हम कहते हैं केस फ्लाइंग शटल। इसने वीविंग के काम को बहुत आसान कर दिया। अब जो वीवर्स थे वो जल्दी जल्दी बहुत फास्टर रेट से काम कर सकते थे और वाइड क्लॉथ पीस को वीव कर सकते थे। ठीक है, पहले जितना वाइड क्लॉथ पॉसिबल नहीं था वो जब के की फ्लाइंग शटल आ गई तो पॉसिबल हो पाया। फिर आए हमारे जेम्स हारग्रीव्स। तो जो जेम्स हारग्रीव्स थे इन्होंने बनाई स्पिनिंग जेनी। जेम्स हारग्रीव्स इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी। एक ऐसी स्पिनिंग फ्रेम इन्होंने बनाई जिसमें 100 स्पिंडल्स को एक साथ रखकर उस पर काम किया जा सकता था। एक व्यक्ति एक साथ में 100 से ज़्यादा स्पिंडल्स के ऊपर काम कर सकता था। ऐसी स्पिनिंग फ्रेम बनती थी किसके थ्रू? स्पिनिंग जेनी के थ्रू। बाद में बेटा रिचर्ड ऑकराइट आए। ठीक है, इन्होंने पेटेंट करवा लिया। पेटेंट आपको पता है ना, एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। जॉन ऑकराइट्स ने पेटेंट कराया वाटर फ्रेम को, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा फाइन और बहुत ज़्यादा मजबूत यान मतलब धागा बनाया जाने लग गया। ठीक है, जेम्स हारग्रीवन ने बनाया स्पिनिंग जेनी, जो कि एक स्पिनिंग फ्रेम की तरह काम करती थी, जिसमें स्पिनिंग का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाता था। धागा बहुत तेज़ी से बनने लग गया था। मतलब एक व्यक्ति 100 से ज़्यादा स्पिंडल्स पे काम कर सकता था। किसमें? स्पिनिंग जेनी के थ्रू। फिर आए रिचर्ड ऑकराइट, इन्होंने पेटेंट करा लिया वाटर फ्रेम का, जो बहुत ज़्यादा फाइन और स्ट्रॉन्ग यान मतलब धागा बनाती थी। ये जितने भी इन्वेंशन थे ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कॉटन इंडस्ट्री को बहुत हेल्प कर रहे थे। ऑल दिस इन्वेंशंस वर फॉलोड बाय द म्यूल ऑफ सैमुअल क्रॉम्पटन, पावर लूम ऑफ एडमंड कार्टराइट, कॉटन गिन ऑफ इली व्हिटनी एंड सेल्फ एक्टिंग स्पिनिंग मशीन ऑफ रिचर्ड रॉबर्ट। और इन सब इन्वेंशंस की वजह से बेटा जो प्रोडक्शन था कॉटन का वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, रिफाइन हो गया। जो पावर मशीनरी थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया हैंड लेबर को। किस में? कॉटन इंडस्ट्री में। अब कॉटन इंडस्ट्री में मैक्सिमम काम किससे हो रहा था? मशीनों से हो रहा था। तो बेटा ये है पावर लूम, ये है कॉटन गिन, ये है वाटर फ्रेम। बेटा अब ये सब पढ़ने के बाद एक बात और ध्यान से सुनो। जैसे हमने देखा कि वाटर फ्रेम बनाने वाले रिचर्ड ऑकराइट थे, स्पिनिंग जेनी बनाने वाले जेम्स हारग्रीवर थे और फ्लाइंग शटल बनाने वाले जॉन के थे। तो इन्वेंशन यहीं पर रुके नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। जैसे सैमुअल क्रॉम्पटन ने बनाया म्यूल, एडमंड कार्टराइट ने बनाए पावर लूम, इली व्हिटनी ने बनाई कॉटन गिन, रिचर्ड रॉबर्ट ने बनाए सेल्फ एक्टिंग स्पिनिंग मशीन। और ये जितनी भी मशीन्स आई बेटा, इन लोगों ने कॉटन इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल के रख दिया। ठीक है, अब कॉटन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बहुत ही तेज़ी से होने लगा और बहुत अच्छी क्वालिटी रिफाइंड वे में होने लग गया। तो बेटा जो पावर मशीनरी थी उसने रैपिडली डिस्प्लेस कर दिया हैंड लेबर को। ठीक है, अब हैंड लेबर की इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं थी। ठीक है, हैंडमेड गुड्स सब नहीं बन रहे थे। सारे कुछ किससे बन रहे थे? मशीन से बन रहे थे। किसमें? कॉटन इंडस्ट्री में। ये है फ्लाइंग शटल। ठीक है, उसके बाद ये वाटर फ्रेम है, ये कॉटन गिन है, ये पावर लूम है। अब हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। तो जब मशीनरी का इंट्रोडक्शन हुआ बहुत एक्सटेंसिव स्केल पे, तो हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ी। ऑब्वियस सी बात है भाई, मशीन बनाना कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आपके पास आयरन हो, जब आपके पास स्टील हो। तो जैसे ही मशीनरी का इंट्रोडक्शन होता है तो हम देखते हैं कि एक्सटेंसिव स्केल पर रिक्वायरमेंट होती है आयरन और स्टील की। अब्राहम डार्बी एक ऐसी मेथड पे काम करते हैं जहाँ पर आयरन को स्मेल्ट किया जाएगा कोल के साथ, लाइम के साथ। तो आयरन और से आयरन बनाना, आयरन से स्टील बनाना, इसमें हम अब्राहम डार्बी का एक इम्पॉर्टेंट रोल समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी मेथड को ईजाद किया जिसमें हम आयरन को स्मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं कोल और लाइम की हेल्प से।
दूसरी जो डिफ़िकल्टीज़ थी आयरन के प्रोडक्शन में, स्टील के प्रोडक्शन में, उसे रिमूव किया, उसे हटाया किसने? जब ब्लास्ट फर्नांसेस आ गए, ठीक है। पहले थोड़ा सा जो मुश्किल काम था कि भैया लोहे को कैसे पिघलाएंगे, कोल का कैसे यूज़ होगा, लाइम का कैसे यूज़ होगा, जो दूसरी भी डिफ़िकल्टीज़ थी उसको हटाया गया, रिमूव किया गया किसके इन्वेंशन से? ब्लास्ट फर्नांसेस के इन्वेंशन से, ठीक है। हम कहते हैं कौन सी मेथड? पर्लिंग मेथड से। पहले हैमर करके बार बनाई जाती थी, फिर हेनरी कोट ने रोल करके बार बनाना स्टार्ट की, और इसके बाद हम देखें कि फ़र्दर इम्प्रूवमेंट भी आए हैं किसके थ्रू? पर्लिंग मेथड के थ्रू। फिर बेटा एक और सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट या चेंज हमने देखा, एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा कब? 1856 में, जिसको लाने वाले थे सर हेनरी बिस्मथ। सर हेनरी बिस्मथ इन्होंने 1856 में डिस्कवर किया एक ऐसा तरीका जिसमें बिना किसी झंझट के क्विकली टर्न किया जा सकता था पिग आयरन को, किसमें? स्टील में। पिग आयरन से स्टील बनाना बहुत आसान नहीं हुआ करता था पहले बेटा, पर हमारे सर हेनरी बिस्मथ जो कि कहाँ के थे? शेफील्ड के थे। इन्होंने एक मेथड को डिस्कवर किया जिस मेथड से जल्दी से पिग आयरन से स्टील बनाया जा सकता है। कैसे? इस पिग आयरन से किस किस को रिमूव कर दो? कार्बन और सिलिका को। क्लियर है? बेटा पार्ट 3 मैं नहीं बना पाऊँगी। क्यों नहीं बना पाऊँगी? ज़रा आगे का आप ये देखो। क्या? PDF किस तरीके से PDF दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अगर ये PDF आप प्रॉपर दे देंगे लास्ट के 2 पेजेस का तो थर्ड पार्ट बनेगा, नहीं तो यहीं पे टाटा बाय बाय है।